Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about types of companies. इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स करे थे. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज. जो कंपनीज होती हैं उनके डिफरेंट बेसिस हैं उनको क्लासिफाई करने के. और जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को एक्सप्लेन करता है, उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सप्लेन करता है. लेकिन क्लासिफिकेशन उसमें कहीं पर भी स्टेट नहीं है. क्लासिफिकेशन जो है वो हमने किया है, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं. तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की, कैसे जो कंपनीज हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं कंपनीज के. सबसे पहला जो बेस है, सबसे कॉमन बेस, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि जो कंपनी है वो कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या मोड है जिसके थ्रू कंपनी बनी है. तो देयर आर 3 टाइप्स: रॉयल चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी. इनको हम डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टाइप हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेस के ऊपर 3 टाइप्स हैं: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. देन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मतलब कि मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में कितने हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है, वो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. अब यहाँ पे आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी नाम दे सकते हो. देन देयर विल बी ओनली 2 टाइप्स: पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. और जो 1 पर्सन कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी का ही सब पार्ट बन के आ जाएगी यहाँ पे. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा और कंपनी कैसे कंट्रोल होगी. सो देयर विल बी 3 टाइप्स: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. अब होल्डिंग और सब्सिडरी तो आपने जनरली सुना होगा, लेकिन एसोसिएट कंपनी भी होती है जो कि कंपनीज एक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है. और ये भी जो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वाला टाइप है, क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर फिट बैठती है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डिफाइन करूँगी, तब आपको पता चलेगा कि एसोसिएट कंपनी भी होती है. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, कि जो कंपनी है उसकी नेशनैलिटी क्या है. नेशनैलिटी से मतलब क्या है कि कंपनी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और वो कहाँ से अपने ऑपरेशंस को करती है, मतलब उसका सेंट्रल जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है. ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, की कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लिस्टेड हैं या फिर नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी. देन और भी सर्टेन कुछ टाइप्स हैं: गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जिसको हम सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड निधि कंपनी. अब यहाँ पे जो ये डायग्राम है, इसमें मैंने डिफरेंट सेट्स यूज़ करी हैं. जो बिल्कुल वाइड सेट है, जैसे रॉयल चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी, इनके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं है. कंपनीज एक्ट इनको डिफाइन नहीं करता है. और ये बाकी जितने भी टाइप्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर ब्लैक और ये ग्रे शेड है, वो वाले सारी की सारी जो कंपनीज हैं उनकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंडर है. और उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट जो है वो बताता है. तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनीज एक्ट कौन कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज को बता रहा है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन. अब ये बेस स्टार्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सबसे पहली है रॉयल चार्टर्ड कंपनी. अगर मैं सिंपली बात करूँ तो रॉयल चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि किसी किंग या फिर क्वीन के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है. मतलब कि जो ये कंपनी है बेसिकली एक रॉयल चार्टर डॉक्यूमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है. रॉयल चार्टर जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इनकॉर्पोरेशन का, कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि एक शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स के ग्रुप को वो जो काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग राइट्स, पावर्स वगैरह प्रोवाइड कराता है और उनके ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोवाइड कराता है. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक किंग या फिर क्वीन ही प्रोवाइड कर सकता है. इसलिए इसे हम रॉयल चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं. मतलब कि रॉयल चार्टर्ड कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी? बाय अ रॉयल चार्टर्ड डॉक्यूमेंट. और रॉयल चार्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो जो किंग है या फिर जो क्वीन है वो ग्रांट करते हैं. तो ये हमारी रॉयल चार्टर्ड कंपनी होती है. रॉयल चार्टर्ड कंपनी जो होती है वो उसके डिफरेंट राइट्स होते हैं और वो डिफरेंट काम कर सकती है, जैसे कि ट्रेड, एक्सप्लोरेशन, कोलोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. मतलब कि
कोई भी काम कर सकती है, जनरली जो कोई कंपनी करती है वो सारे काम कर सकती है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, रॉयल चार्टर कंपनी का एग्जांपल है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनीज हैं वो पॉपुलर नहीं है, और या हम बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर रॉयल चार्टर कंपनी फॉर्म करी नहीं जा सकती हैं, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मीन्स यहाँ पे किंग या फिर क्वीन रूल नहीं करते, तो किंग और क्वीन नहीं है तो वो रॉयल चार्टर ही ग्रांट नहीं कर सकते। रॉयल चार्टर ग्रांट नहीं होगा तो रॉयल चार्टर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। देन स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी ये वो कंपनी होती है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू फॉर्म हो। मतलब कि जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई स्पेशल एक्ट पास करा जाए, वो कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। इस टाइप की कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कोई पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। जैसे जो कंपनीज होती हैं उनका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे प्रॉफिट अर्निंग का या फिर कोई और ऑब्जेक्टिव, लेकिन इन कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराना। इनका अपना एक सेपरेट लॉ होता है। अब सेपरेट एक्ट है तो वो सेपरेट लॉ ही है, मतलब कि वो जो एक्ट है वो ही इनकी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को डिफाइन करेगा, वो ही बताएगा कि ये जो कंपनी है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या क्या पावर्स रहने वाली हैं, ये क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो वो ही एक्ट उनके रिगार्डिंग डिफाइन करेगा। बाकी एक्ट जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो स्कोप है स्टैट्यूटरी कंपनीज के रिगार्डिंग लिमिटेड है। कंपनीज एक्ट 2013 जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है, लेकिन इनके अपने पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे आरबीआई का एग्जांपल हम लोग देते हैं। जो आरबीआई है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ है। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी वो आरबीआई फॉलो करेगा, और अगर कोई भी केस वगैरह होता है तो वो ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी उनके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, ना कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। देन रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी एकदम सिंपल है, जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी हुई हैं। वो एक्ट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 भी हो सकता है, या फिर पहले कोई एक्ट था जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था वो भी हो सकता है। जो कंपनीज इन एक्ट्स के अंडर रजिस्टर हुई हैं, इन एक्ट्स के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो हमारे रजिस्टर्ड कंपनी हैं। इस टाइप की कंपनी जनरली जो है इंडिया के अंदर मोस्टली कंपनी जो हैं वो रजिस्टर्ड कंपनीज ही हैं। और ये जो कंपनीज होती हैं ये आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके फॉर्म होती हैं। इंडिया के अंदर मोर देन 2 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। एंड एग्जांपल्स लाइक टाटा मोटर्स लिमिटेड, वादिया ग्रुप, बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में आपको बता दूं मैं, ये इंडिया की सबसे पहली लिस्टेड कंपनी है, जो इसकी सिक्योरिटी सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हुई थी, वो ये कंपनी है। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब हमारा वो भी स्टार्ट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी है। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन स्टार्ट हो गई हैं। जो मैंने प्रीवियस 3 टाइप्स बताए थे, मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट इनको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो वहाँ पे मैंने कोई भी सेक्शन आपको नहीं बताया, मैंने आपको नहीं बताया कि कंपनीज एक्ट की ये डेफिनेशन देता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये जो टाइप्स हैं ये कंपनीज एक्ट के अंदर स्टेट हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 of the Companies Act defines a company limited by shares as a company having the liability of its members limited by the MOA to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them। मतलब ये क्या बोल रहा है, a company having the liability of its members limited, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है बाय द MOA, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट, किस अमाउंट तक, इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, कि मेंबर्स के पास जो शेयर्स हैं उनकी अनपेड अमाउंट तक। मतलब कि इस कंपनीज में जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो इतनी है कि उन्होंने जितने पैसे अपने शेयर्स के ऊपर, शेयर्स की वैल्यू के दिए नहीं हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्स शेयर होल्डर है, उसने 100 रुपये वैल्यू का एक शेयर जो है कंपनी का बाय कर रखा है, मतलब कि
उसने 100 रुपये वैल्यू का जो शेयर है वो हेल्ड कर रखा है और उसने उसमें से 75 रुपीज़ पे कर रखे हैं, तो जो 25 रुपीज़ अनपेड हैं वही उसकी लायबिलिटी है, नॉट मोर एंड नॉट लेस। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its winding up। मतलब कि इस कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है मेमोरेंडम में उस अमाउंट तक जितनी मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक, कि मेंबर्स अंडरटेक करते हैं मतलब एक टाइप से प्रोमिस करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली प्रोमिस करते हैं कि वो इतनी अमाउंट कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे उसकी एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, उस टाइम पे वो कंपनी को इतने पैसे देंगे और ये जो पैसे हैं वो रेस्पेक्टिवली हर मेंबर पहले से डिसाइड करता है, जो कि उसके एमओए में स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स जो है वो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर है और उसने 5 लाख गारंटी दी है कंपनी को। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी मतलब कंपनी बंद होगी तो उससे वो 5 लाख रुपीज़ मांगे जाएंगे, उससे पहले वो उससे 5 लाख रुपीज़ नहीं मांगे जाएंगे और वो 5 लाख ही उसकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा जो कंपनी है वो उससे फंड्स डिमांड नहीं कर सकती है। दीज डू नॉट हैव शेयर कैपिटल। जनरली जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उनकी कोई शेयर कैपिटल नहीं होती है, लेकिन मैंने बोला कि जनरली ऐसा हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसकी शेयर कैपिटल हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। देयर मेंबर्स आर रेफर्ड एज गारंटर। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो गारंटी दे रहे हैं तो हम उनका एज अ गारंटर भी रेफर कर सकते हैं। मेंबर की जगह इन कंपनीज के लिए गारंटर वर्ड यूज हो सकता है। अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी नाम से सजेस्ट हो रहा है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट ना हो वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है। It means the maximum liability of the members of these company in the event of its winding up might stretch up to the full extent of their assets to meet the obligations of the company by contributing to its assets। Means इसका मतलब क्या है कि एक मेंबर की मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी को उसकी टोटल एसेट्स की जितनी हो सकती है। मतलब कि अगर एक पर्सन के पास 100 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है, मतलब ना उससे एक भी पैसा ज़्यादा 100 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है और जो कंपनी है उसके ऊपर मान लो 200 करोड़ का डेट है, तो वो उस पर्सन से पूरे के पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकती है, पूरे के पूरे 100 करोड़ को अपने डेट को पे करने के लिए यूज कर सकती है। मतलब कि इंसॉल्वेंट होने तक मेंबर्स की प्रॉपर्टी कंपनी यूज़ कर सकती है डेट्स को पे करने के लिए। तो ऐसी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है और इंडिया के अंदर मोर देन 400 अनलिमिटेड कंपनीज हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक, प्राइवेट एंड 1 पर्सन। तो सबसे पहले पब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। A public company is defined under section 2 subsection 71 of the Companies Act। जो section 2 है और उसका subsection 71 है वो डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मीन्स पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में जो हम फीचर्स पढ़ेंगे वो फीचर्स इस कंपनी में नहीं होने चाहिए। देन हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उसकी मिनिमम कैपिटल जो है वो 5 लाख होनी चाहिए, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बताते हैं या फिर जो भी रेगुलेशन स्पेसिफाई करते हैं उतनी उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए शेयर्स की। प्रोवाइडेड दैट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए
एक कंपनी किसी नॉन प्राइवेट, मतलब कि अगर कोई कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो कंपनी चाहे वो अपने आप को अपने एओए में प्राइवेट स्टेट करे, वो भी पब्लिक ही कहलाएगी। मतलब कि कंपनीज एक्ट की आइज़ में अगर कोई भी कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी है, मतलब कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी सिंपली। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे फीचर स्टार्ट हो गए, डेफिनेशन खत्म हो गई है कि इस कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओनरशिप जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। 7 मेंबर्स मिलकर पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है। बीइंग अलाउड टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक। और ये कंपनी जो है पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकती है। इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम 15 होते हैं, और अगर ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के पास सर्टेन एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि वो इजीली फंड्स रेज कर सकती हैं, पब्लिक से फंड रेज कर सकती हैं तो इजीली रेज कर सकती हैं, बहुत सारे पैसे वो इजीली पब्लिक से रेज कर सकती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। लेकिन अभी पब्लिक से फंड रेज करें तो उन्हें बहुत सारी रेगुलेटरी कंपाइलेंसेस को फॉलो करना पड़ता है और इनके ऊपर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। देन प्राइवेट कंपनी जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के। इसकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स मीन्स एक ऐसी कंपनी जो कि अपने शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है, मतलब कि शेयर्स इसके ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, और इन 200 मेंबर्स में हम इसके एम्प्लॉयज़ को और एक्स एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो कंपनी है वो पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट नहीं करती है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। अब इसके कुछ सर्टेन बेनिफिट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी की कुछ प्रिविलेजेस भी होती हैं, जैसे इसको रेगुलर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को पब्लिश नहीं करना पड़ता है, ये अपने कुछ सीक्रेट्स जो है वो ईजीली रख सकती है, गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर, और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस होती हैं इस कंपनी के पास। और जो भी कंपनी के फीचर्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सारे के सारे फीचर्स एक प्राइवेट कंपनी के अंदर भी होते हैं। नाउ 1 पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 defines 1 person company. 1 person company means a company which has only 1 person as a member. मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका ओनली एक ही मेंबर है, एक ही बंदा मेंबर है, वो 1 पर्सन कंपनी। जो 1 पर्सन कंपनी है वो एक बंदा एक ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मतलब कि एक बंदा एक ही ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वो एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। एक बंदा ना तो एक से ज़्यादा ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है और ना ही एक से ज़्यादा ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। कोई भी माइनर एक ओपीसी का नॉमिनी या फिर मेंबर नहीं बन सकता है। और अगर ऐसी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहे, जैसे कंपनीज कन्वर्ट हो जाती है ना प्राइवेट टू पब्लिक, ऐसे अगर 1 पर्सन कंपनी किसी दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट होना चाह रही है तो वो इनकॉर्पोरेशन के 2 ईयर्स तक ऐसा नहीं कर सकती है। और ऐसा कर सकती है कब? जब वो दूसरी वाली टाइप की कंपनी की प्रेस्क्राइब्ड जो लिमिट है, कैपिटल लिमिट है, उसको रीच ना कर ले। जैसे 1 पर्सन कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाह रही है तो पब्लिक कंपनी की लिमिट क्या है? मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अगर 5 लाख तक की मिनिमम शेयर पेड अप कैपिटल हो जाए तभी वो पब्लिक कंपनी बन सकती है। इसमें एक टाइम पे एक ही मेंबर होगा, एक से ज़्यादा मेंबर हो ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो डायरेक्टर है वो भी ओनली 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम 15। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारा स्टार्ट हो गया है होल्डिंग सब्सिडी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के अंदर डिफाइन हुई है। अब जो मैं आपको बता दूं, जो भी डेफिनेशंस है जनरली वो सारे के सारे आपको सेक्शन 2 के अंदर मिलेंगे कंपनीज एक्ट के। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब जगह सेक्शन 2 आया हुआ है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो एक से ज़्यादा कंपनी के साथ रिलेटेड है, और ये जो एक या एक से ज़्यादा कंपनीज हैं वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। मतलब कि
जो कि जिसकी दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी या फिर जिस कंपनी की कुछ कंपनी सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी होती है। अब यहाँ पे तो कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी हैविंग द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी की मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर्स को होल्ड करके रखे हुए है। मतलब कि जिस कंपनी के पास किसी और कंपनी के 51 या फिर 51% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, वो कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है। ये जो कंपनी है इसको हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, और ये अपनी सब्सिडरी कंपनी की पॉलिसीज़ को, इसकी एसेट्स मैनेजमेंट को, डिसीजंस वगैरह को कंट्रोल करती है, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग डिसीजंस में, मतलब कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर कोई भी पार्ट नहीं लेती है। सब्सिडरी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है, states that a company is said to be subsidiary of the another company holding company if the holding company is controlling the composition of the board of directors or exercise or control more than 50% of the total voting rights either at its own or together with one or more of its subsidiary company। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसमें एक होल्डिंग कंपनी जो है वो उसके कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है, और होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करते कब मानी जाएगी, जब जो होल्डिंग कंपनी है वो उस सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल रखे। मतलब उसके पास पावर है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, डायरेक्टर्स को टर्मिनेट कर सकती है, एंड ऑल्सो उसके पास 50% से ज़्यादा, मतलब 51 या 51% से ज़्यादा उसके पास वोटिंग पावर है उस कंपनी की, तो हम उसे सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। देन एसोसिएट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एन एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस। मतलब कि एक एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर एक इन्फ्लुएंस रखती है, मतलब कि एक टाइप से प्रेशर रखती है, लेकिन वो जो दूसरी कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। द टर्म सिग्निफिकेंट डिसीजन मीन्स द पावर टू कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट ऑन और पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ एन एफिलिएट। मतलब कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 20% तक के वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करती है, मतलब 20% या फिर 20% से ज़्यादा, मतलब 50 या 20 के बीच का जो वोटिंग पावर है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के इतने वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करके रखे हुए है और उसकी मैनेजमेंट के अंदर पार्ट लेती है, उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करी है किसी भी सर्टेन परसेंटेज के ऊपर, ज़्यादा नहीं, बस एक थोड़े परसेंटेज के ऊपर, तो हम उसको एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। ओके, सो अगर हम इन तीनों को मिला के बोले तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी डिसीजंस वगैरह जो हैं वो मोर देन 50% कंट्रोल हो रहे हैं, और जिसका जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, और वो दूसरी कंपनी जो है जो कंट्रोल कर रही है सब्सिडरी कंपनी को, वो हमारी होल्डिंग कंपनी है। और एसोसिएट कंपनी जब 20 to 50 के बीच के जो वोटिंग राइट्स है वो कंट्रोल हो और थोड़ी बहुत जो मैनेजमेंट जो पावर है वो हाथ में हो, तो हम उसको एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ listed company and unlisted company as per section 2 subsection 52 of the Companies Act 2013, listed company means the company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। जब किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की वजह से BSE है, NSE है, और भी इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके अंदर लिस्ट है, तो वो लिस्टेड कंपनी होगी। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स फ्रीली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, हम सभी को पता है, और इनको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सेबी है हमारा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये जो कंपनी होती है, अगर कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना चाहती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसको सब्सक्रिप्शन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना पड़ता है। और जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराती है, इशू करती है, तो हम इसको IPO बोलते हैं, और अगर फर्दर इशू करती है तो हम इसको FPO बोलते हैं।
अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिनकी सिक्योरिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है और वो फ्रीली ट्रेडर नहीं है। ये जो कंपनीज होती हैं ये पब्लिक से अपनी फंड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करती हैं। ये कंपनी जो है अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट को अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट प्लेसमेंट से लोन वगैरह लेके उनसे फंड्स लेके अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी स्टार्ट हो गया है डोमेस्टिक, फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपनी रजिस्टर्ड इन द फॉरेन कंट्रीज हैविंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो कि या तो हमारे कंपनी एक्ट, मतलब ये जो हमारा अभी कंपनी एक्ट है 2013 या फिर उससे पहले वाले एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर हुई, तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। एंड ऑल्सो वो कंपनीज जिनकी कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, मतलब कि जिनका हेड क्वार्टर इंडिया के अंदर है, जहाँ से उसके सेंट्रल डिसीजंस जो है जनरली होते हैं, अगर वो हमारे इंडिया के अंदर पड़ता है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। और डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों ही डोमेस्टिक कंपनी हो सकती हैं। एंड इंडिया की मोर देन 5000 डोमेस्टिक कंपनीज हैं। नाउ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी डिफाइन करी गई है एज पर सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट रेफर्स टू एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब कि अमेरिका, लाइक जापान, कनाडा, इनमें इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया के अंदर बिजनेस कंडक्ट कर रही है, तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी जो हैं उनको भी हमारे कंपनीज एक्ट की रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को, रिक्वायरमेंट वगैरह को फॉलो करना पड़ता है। ओके अगर वो हमारे इंडिया में बिजनेस कर रही है तो हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ स्मॉल कंपनी। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, जो फॉरेनर्स होते हैं, मतलब कि अगर कोई भी फॉरेनर है और वो इंडिया के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, और वो हमारे इंडिया के आरओसी से भी कंपनी को रजिस्टर करा सकता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और वो जो कंपनी होगी वो डोमेस्टिक कंपनी ही बोली जाएगी, क्योंकि वो जो कंपनी है वो हमारे कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। देन जो अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं वो हमारा स्टार्ट हो गया है। अब स्मॉल कंपनी आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर दैन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब कि एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट। देन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹4 crore और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन ₹10 crore। मतलब कि इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़ या फिर 4 करोड़ से कम होगी, और जो हायर है वो 10 करोड़ हो सकती है। मतलब कि अगर रूल्स रेगुलेशन जो है बोलते हैं ऐसा, तो 10 करोड़ हो सकती है और 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹40 crore और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन ₹100 crore। सेम पॉइंट है यहाँ पे। क्या है, जो उसका लास्ट, मतलब कि 1 साल का जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से कम रहेगा, फिर 40 करोड़ तक का रहेगा, और अगर हाईएस्ट लिमिट जो है इसकी वो 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू, ये जो डेफिनेशन है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी बोले जाएंगे, स्मॉल कंपनी वो नहीं होती हैं, ये डेफिनेशन उनके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं करती है। ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, उसके ऊपर ये जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट्स है वो अप्लाई नहीं करते हैं। देन मल्टीनेशनल कंपनी एकदम सिंपल है, जो कंपनी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती है वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। इंडिया की भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लाइक LTI, TCS, टेक महिंद्रा, डेलोइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल is held by the central government, by any state government or governments, or partially by central government and partially by one or more state governments, and includes a company which is a subsidiary of such a government company. सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर किसी भी कंपनी की मोर देन 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके उसकी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है मोर देन 51% का, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। एंड उसमें भी पब्लिक कंपनी वाला रूल अप्लाई होता है। अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो गवर्नमेंट कंपनी ऑटोमेटिकली मानी जाएगी कंपनीज एक्ट के अंडर। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, चाहे ये जो कंपनीज हैं वो अपने आर्टिकल्स में अपने आप को कुछ ही बताएं, वो ऐसी मानी जाएंगी कंपनीज एक्ट के अंडर। नो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सिंपल सी बात है, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती हैं। इन कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स को, रिलीजन को, चैरिटी को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, रिसर्च को, इनमें से किसी को भी प्रमोट करने के लिए फॉर्म होती है। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल वेलफेयर का होता है। सेक्शन 8 कंपनीज इनको बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट का 2013 का, उसके अंडर ये कंपनी फॉर्म होती हैं। इनमें जो प्रॉफिट होता है वो कंपनीज के गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती हैं उनमें वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये कंपनी कोई डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। और ये जो कंपनी जो है ये अपने फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए इनके ऊपर कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस होती हैं, कुछ इन्हें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही अपने फंड्स को यूज़ करना पड़ता है। मतलब कि ये ऐसे ही अपने फंड्स को यूज़ नहीं कर सकती, इन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो उन फंड्स को यूज़ कर सकती है। नाउ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, इनऑपरेटिव। लेकिन डोरमेंट का मतलब ऐसी चीज़ होता है जो काम कर रही थी और फ्यूचर में काम करेगी, मतलब ऐसा पक्का है कि वो काम करेगी, जस्ट अभी के लिए वो खाली है। मतलब एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसा बिजनेस जो कि कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो गया, इनऑपरेटिव हो गया है, वो डोरमेंट कंपनी होती है। अब डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और अ कंपनी विच हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसने अपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी है, अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फाइल नहीं करी हैं 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, मतलब 2 साल से ऐसा नहीं करा है, तो वो कंपनी डोरमेंट कंपनी बोली जाएगी। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजेक्शन है उनके अलावा ट्रांजेक्शन, कि अगर किसी कंपनी ने रजिस्ट्रार को कोई पेमेंट करी है, कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर कोई पेमेंट करी है, शेयर्स की अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कोई पेमेंट करी है, अपनी ऑफिस की मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई पेमेंट करी है, तो भी वो कंपनी डोरमेंट कंपनी मानी जाएगी। अगर उसने इसके अलावा कोई भी पेमेंट करी है तो वो कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी। निधि कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टाइप है, मैंने भी अभी देखा है ये निधि कंपनी। निधि कंपनी एक ऐसी टाइप ऑफ कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 406 में डिफाइन हुई है। निधि कंपनी को हम म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो क्या होता है कि जब कुछ लोग मिल के अपने फंड्स कलेक्ट करते हैं, मतलब कि अपनी जो सेविंग्स हैं उनको कलेक्ट करके लाइक अ मिनी बैंक काइंड ऑफ बना लेते हैं और उससे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जैसे 10 लोग हैं, मान लो मिनिमम 10 लोग हैं, 10 लोगों ने डिसाइड कर लिया अपने आप को कि वो जो है मान लो मंथली 500 400 फिर किसी भी बेस के ऊपर फंड्स ऐसे कलेक्ट करेंगे और इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करके वो एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। उसको एज अ कंपनी रजिस्टर कराते हैं, एज अ निधि कंपनी रजिस्टर कराते हैं, और ये एज अ मिनी बैंक काइंड ऑफ वर्क करती है। जब उन 10 लोगों को, मतलब उन 10 में से किसी को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उससे ले लेगा, ठीक है। और कोई भी, मतलब कि एक्सटर्नल जो पर्सन है वो उससे लोन नहीं ले सकता है,
वो उससे पैसे नहीं ले सकता, लेकिन जो 10 मेंबर्स हैं वही पैसे डालेंगे और वही उससे पैसे निकाल सकते हैं। वो होती है हमारी निधि कंपनी। अब डेफिनेशन क्या है, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में बी। ये वो कंपनीज होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एज अ निधि कंपनी डिक्लेयर करती है। जैसे प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड एज अ सफिक्स यूज़ करती हैं, जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो एज अ सफिक्स लिमिटेड यूज़ करती हैं, लेकिन जो निधि लिमिटेड कंपनी होती हैं वो निधि लिमिटेड एज अ सफिक्स यूज़ करती है। जैसे XYZ निधि लिमिटेड, ऐसे नाम होगा उनका। निधि कंपनी जो होता है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग की जो हैबिट है वो अपने मेंबर्स के अंदर बनाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और जो मेंबर्स हैं उनके फंड्स को रिजर्व रखना, उनके डिपॉजिट्स को रिसीव करना और मेंबर्स को उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लैंड करना, मतलब उधार देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। बाहर के जो पर्सन हैं वो इनसे पैसे उधार नहीं लेते हैं। इनकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो 10 लाख होती है। जो नया एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग से पहले कोई और रिक्वायरमेंट थी। प्रोड्यूसर कंपनी, ये सेक्शन 378C में डिफाइन हुई है कंपनीज एक्ट के। प्रोड्यूसर कंपनी बहुत यूनिक टाइप ऑफ कंपनी है ये। In the Companies Act 2013, a producer company is defined as a company that is formed and registered under the Companies Act with the objective of production, harvesting, procurement, grading, pooling, handling, marketing, selling, and export of primary produce of its members or import of goods or services for their benefit. देखिए, जो कंपनीज जो हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम के लिए फॉर्म हुई हैं, वो कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी होती है। वो प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है, जो हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, कोई भी हम लोग क्रॉप उगा रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोग बी कीपिंग करते हैं तो हम हनी प्रोड्यूस करते हैं, हनी हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। हार्टिकल्चर है, फिशरीज़ वगैरह है, डेयरी से रिलेटेड कोई भी काम है, वो हमारा वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी होता है। अब ये जो सारे काम करने के लिए अगर कोई कंपनी बन रही है तो वो कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी बोली जाएगी। अब जो प्राइमरी प्रोड्यूस होता है मैंने आपको कुछ तो बता दिया है, बाकी और भी इसमें स्टेट हुआ है। द प्राइमरी प्रोड्यूस इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी कीपिंग, बी कीपिंग और एनी प्राइमरी प्रोड्यूस दैट इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट को एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को ट्रीट कर रही है और वो जो प्रोडक्ट है अगर उसके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, ग्रेडिंग वगैरह से, उसकी हैंडलिंग वगैरह से, उसकी मार्केटिंग, सेलिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम के लिए कोई कंपनी फॉर्म होती है उस कंपनी को हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलेंगे। एक प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 10 मिनिमम मेंबर्स मिलके एक प्रोड्यूसर कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, या फिर 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मिलके एक प्रोड्यूसर कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होते हैं। इसकी भी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जो मेंबर्स होते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके, बेसिकली जो प्रोड्यूसर कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्रीकल्चर को, मतलब कि खेती को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए हुआ था, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपना रिस्क स्कैटर करके मिल के डेवलप हो सके। अब आप मान के चलिए, मान लो 10 या 10 से ज़्यादा फार्मर्स ऐसे अपने आप को एज अ कंपनी फॉर्म कर लें तो वो ईजिली जो है अपने पैसे मिला के नई नई मशीनरी वगैरह बाय कर सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अपना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह करके बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड प्लीज़ जो पहले वाली वीडियो है कंपनी का मीनिंग एंड कंपनी का फीचर वो भी ज़रूर देखिएगा। इन वीडियोज़ के थ्रू मैंने कंपनी लॉ की अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, एंड हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या क्या प्रिविलेजेस इंजॉय करती हैं ओवर अ पब्लिक कंपनी, की प्राइवेट कंपनी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो थैंक यू।